नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के अभियान के संदर्भ में तराइन की प्रथम युद्ध तक चर्चा करेंगे। चौहान वंश का सारा इतिहास तुर्क संघर्ष से भरा पड़ा है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा की उपाधि दी जाती है, उसके दिग्विजय अभियान के बारे में चर्चा की हुई है। तो उसी विजय अभियान के तत्काल बाद मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर रुख किया और उसका सामना यहाँ उस समय की सबसे बड़ी शक्ति पृथ्वीराज चौहान से होता है। मध्य एशिया के गजनी और गोर कबीलों के तुर्क शासकों ने अपने राज्य को भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा तक बढ़ा लिया था तथा वे समय समय पर सिंध, पंजाब व राजस्थान के पश्चिमी भागों में लूटपाट कर वापस भाग जाया करते थे। उधर मध्य एशिया की राजनीति में गोर वंश के शासकों का आधिपत्य बढ़ता गया तथा गजनी पर भी गयासुद्दीन गोरी के छोटे भाई शहाबुद्दीन गोरी ने सन 1173 ईस्वी में गजनी के गवर्नर के रूप में अधिकार कर लिया, जिसने भाटी राजपूतों से उच्च और करमेथिनों से 1175 ईस्वी में मुल्तान छीन लिया। उसने 1178 ईस्वी में गुजरात लेने का भी प्रयत्न किया, जिसमें भीमदेव द्वितीय ने उसे हराकर भगा दिया था। तबकात नासरी तथा तारीख़ फरिश्ता के विवरण से ज्ञात होता है कि उसने 1181 ईस्वी में सियालकोट के दुर्ग का निर्माण किया तथा 1186 ईस्वी में खुसरो मलिक को हराकर लाहौर लेने के लिए अपनी शक्ति भारत को की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ बना ली थी। पृथ्वीराज तृतीय ने इस समय अपने दिग्विजय की योजना को साकार रूप दे दिया था। इस प्रकार की राजनैतिक स्थिति में 1178 ईस्वी से 1190 ईस्वी के बीच चौहान तुर्क युद्ध की घटनाओं को जन्म दिया। पृथ्वीराज रासो ने राठौड़ों और तुर्कों की 21 बार मुठभेड़ होना बताया है तथा चौहानों को विजेता बताया। तथापि हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज के द्वारा गोरी का 7 बार परास्त होना बताया है। पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार परास्त होना बताता है। प्रबंध कोश 20 बार पृथ्वीराज के द्वारा मोहम्मद गौरी को कैद करके मुक्त करना बताता है। प्रबंध चिंतामण में 23 बार पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार सुरजन चरित में 21 बार गौरी की पराजय को बताया गया है। इस प्रकार वर्णित चौहान विजय में अतिशयोक्त हो सकती है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि दोनों शक्तियों की सीमाएं जो सिंध, पंजाब तथा राजस्थान में मिलती थीं, वो आपसी छेड़छाड़ का कारण बनती रही थीं। परंतु इन सभी हारों का जिक्र मुस्लिम इतिहासकारों ने नहीं किया, क्योंकि ये मात्र सीमांत झगड़े थे। इन तवारीखों में केवल 2 बार चौहान तुर्क संघर्ष का वर्णन मिलता है। पहला महत्वपूर्ण चौहान तुर्क संघर्ष त्रावणी या तराइन के युद्ध में मैदान में दिखाई पड़ता है। सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर बड़ी तैयारी के साथ पहला बड़ा आक्रमण किया। तबकात नासरी का लेखक मिन्हाजुद्दीन कहता है कि सुल्तान ने इस्लाम की सेनाओं का संगठन कर तवर हिंद के किले पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत कर मलिक जियाउद्दीन की निगरानी में रख दिया। तारीख़ फरिश्ता तथा अन्य इस्लामी ग्रंथ इसकी पहचान भटिंडा से करते हैं, किंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा का विचार है कि भौगोलिक दृष्टि से वह सरहिंद होना चाहिए। शहाबुद्दीन ने जियाउद्दीन को वहाँ का शासक नियुक्त कर उसे 12,000 चुने हुए घुड़सवार तथा अपनी सेना का एक बहुत बड़ा भाग देकर 8 महीने तक अपने लौटने की प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी। उसकी अपनी स्वयं की योजना गजनी से एक बड़ी सेना के साथ वापस आकर चौहानों पर आक्रमण करने की थी, किंतु इसी बीच उसे सूचना मिली कि पृथ्वीराज दिल्ली का राजा गोविंदराज के साथ एक बड़ी सेना लेकर तवर हिंद की ओर बढ़ा आ रहा है। यह सुनकर वह घबरा गया
और दिल्ली के पास करनाल जिले में स्थित तराइन के क्षेत्र में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। मैं पुनः एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि तरावणी या तराइन का मैदान जहाँ यह युद्ध हुआ वर्तमान में करनाल जिले में स्थित है। फरिश्ता पृथ्वीराज की सेनाओं की संख्या 2 लाख पैदल व 3,000 हाथी बताता है। इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को अपनी तैयारियों के साथ अजमेर पर आक्रमण करने का मौका न देकर बुद्धिमानीपूर्ण कार्य किया। पृथ्वीराज ने गोरी की सेना के वाम और दक्षिण पार्श्व को क्षति पहुंचाई, फिर भी तुर्की सेना लड़ती रही। गौरी ने अपने भाले के प्रहार से दिल्ली के राजा गोविंदराज पर आक्रमण किया, जिससे उसके मुंह के 2 दांत बाहर निकलकर गिर गए। गोविंदराज ने भी प्रत्युत्तर में अपने भाले से उसे बुरी तरह घायल कर मैदान छोड़ने को विवश कर दिया। तबकाते नासरी से मालूम होता है कि एक खिलजी सरदार ने कूदकर उसे अपनी बाहों में न संभाला होता तो वह अपने ही सैनिकों से कुचल जाता। परिणामतः इस स्थिति में मुस्लिम सेना में भगदड़ मच गई और वह इधर उधर भागते भटकते हुए गजनी चले गए। पृथ्वीराज ने तवर हिंद का दुर्ग काजी जियाउद्दीन से छीन लिया और उसे बंदी बनाकर अजमेर ले जाया गया, जहां से उसे अपार धन देकर गजनी लौटा दिया गया। परंतु पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा न कर उसे पुनः एकत्र होकर दोबारा अपने राज्य पर आक्रमण करने का मौका देकर बहुत बड़ी भूल की। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को तराइन के मैदान में पछाड़कर अपने राज्य और देश की सीमाओं का सुरक्षा का अंत मान लिया और निजी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। कुछ लोग इसे पृथ्वीराज की उदारता मानते हैं, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा का विचार है कि वैसे तो उदारता का मेल ना तो सैनिक नियमों से है और ना मुस्लिम युद्ध प्रणाली से। यह वास्तव में उसकी भारी भूल ही मानी जानी चाहिए। उसके विपरीत यदि पृथ्वीराज रासों में वर्णित लेख को मान लिया जाए तो यह मालूम होगा कि वह इस बीच संयोगिता का अपहरण कर अजमेर के दुर्ग में अपना सारा समय विलासता तथा भोग विलास में बिताने लगा तथा अपने राजकीय कर्तव्यों की अवहेलना करने लगा, जिससे वह अपने राज्य को भली भांति न संभाल सका। यहाँ तक उसका पराजित शत्रु अपनी पराजय का बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा था, वहाँ पृथ्वीराज अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत भागों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सका। ये जो पृथ्वीराज चौहान की प्रथम लड़ाई है, इसके संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय उसकी सैनिक सफलताओं का उत्कर्ष काल था, किंतु उसने अपनी इस विजय को स्थायी बनाने का प्रयत्न नहीं किया। विजय उन्माद में उसने पराजित सैनिकों का पीछा न करके जो भूल की, उसको उसकी उदारता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दशरथ शर्मा जी का जो विचार है उसे पुनः मैं आपके बीच चर्चा करना चाहूँगा। पृथ्वीराज का जो शैथिल्य है, कहते हुए वे लिखते हैं कि वैसे तो उदारता का प्रतिपादन हिंदू शास्त्रों में मिलता है, परंतु ऐसी उदारता का मेल ना तो सैनिक नियमों से है और न मुस्लिम युद्ध प्रणाली से। इस प्रकार तरावणी तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज ने जिस प्रकार का उसके बाद आचरण किया, उसमें एक बात हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जिस प्रकार का उल्लेख ग्रंथों में चौहान और तुर्कों के संघर्ष के बीच में मिलता है, उससे उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वापिस जैसा आपको पता है कि 21 बार मुठभेड़ का उल्लेख पृथ्वीराज रासो करता है, जिसमें चौहान विजयी रहे थे। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज द्वारा 7 बार मोहम्मद गोरी को परास्त करने का उल्लेख है। पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार बताता है इस तरह का उल्लेख, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और उसने मोहम्मद गोरी को वापस खदेड़ा था। प्रबंध कोश 20 बार का उल्लेख करता है। इसी प्रकार सुरजन चरित 21 बार का उल्लेख करता है। प्रबंध चिंतामण मेरुतुंग का 23 बार पृथ्वीराज द्वारा गोरी की पराजय का उल्लेख करते हैं। इन अनेक बार चौहान विजयों में अतिशयोक्ति तो हो सकती है, किंतु यह स्वीकार करना चाहिए कि ये जो
चौहान और मोहम्मद गोरी का संघर्ष है, ये कोई तराइन के युद्ध में पहली बार नहीं हो रहा था, पहले भी इस तरह की मुठभेड़ होती रही थी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान का इस तरह से अगर उसका पीछा न करना या उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था न करना कोई अतिशयोक्ति बात नहीं थी। तो इस प्रकार ये जो मोहम्मद गोरी का बड़ा अभियान था, यह पृथ्वीराज चौहान ने असफल कर दिया। इस संदर्भ में ये समझना है कि मोहम्मद गोरी ने इस असफलता से सीख ली और पुनः तैयारी कर वो जिस प्रकार हमला करता है, जिसकी तराइन के द्वितीय युद्ध के रूप में हम जानते हैं, इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में आपसे करूँगा। तब तक इस व्याख्यान से संबंधी यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप जो चैट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट भेज सकते हैं। और इस तरह से ये प्रथम अभियान की जो चर्चा थी वह पूरी हुई। धन्यवाद।